जय हिंद फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस, जिसमें हम आपके साथ में एनालिसिस करेंगे आज कंप्लीटली फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें हम आपको सारे के सारे डिस्कशन के बारे में बताएंगे कि किसी चैप्टर से कौन कौन से टॉपिकों को कवर किया जाता है एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में। क्लियर? तो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सीवी सर और आप मेरे साथ में कटारा एकेडमी के एएमयू एंट्रेंस चैनल पर एनालिसिस कर रहे हैं। सभी प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक एनालिसिस करना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्टों को मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो आइए हम और आप मिलकर इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जिसमें कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, साथ में एएमयू में भी जाने का उनका सपना रहता है। और एएमयू का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कुछ पॉइंटों पर डिफरेंट हो जाता है दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तुलना में, जिसमें फिजिक्स के जो सिलेबस है उसकी डिटेल एनालिसिस जो मैं आपके संग डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें काइनेमेटिक्स यानी कि क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक के सारे चैप्टरों को, जो कि डिलीटेड पोर्शन है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट अब नाउ एएमयू एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा काइनेमेटिक्स की। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले क्लास 11 का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें फिजिक्स स्कोप एंड द एक्साइटमेंट एंड नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज है ना। इसमें आपके पास में फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, नीड फॉर मेजरमेंट और यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक पूरा का पूरा आपका आ रहा है, जिसमें फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट सभी के बारे में बात की जाती है। उसके बाद में परसेंटेज एरर के क्वेश्चनों को भी एनालिसिस किया जाता है, जिसमें हमारे पास में एक्यूरेसी एंड प्रिजन ऑफ मेजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एरर इन मेजरमेंट्स के बारे में जो परसेंटेज एरर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर पर पूछ लिए जाते हैं, और साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड यानी कि जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं कई सालों से। क्लियर? इसके बाद में बेटा हम देखते हैं यहाँ पर क्या काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, जिसमें हमारे पास में सारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइप, एक्सेलरेशन टाइप, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन, देन उसके बाद में पूरी कर्व एनालिसिस, पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हो जाता है हमारे पास में, राइट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं इसमें, रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर एनालिसिस जो होती है वो भी इसमें पूरी की पूरी आ जाती है, जो वेक्टर की कंप्लीटली एनालिसिस होगी। क्लियर? और साथ साथ फिर उसके बाद में इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो, जैसे वेक्टर है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है, जनरल वेक्टर्स एंड द नोटेशंस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर एंड एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बनता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा जाता है। उसके बाद में मोशन इन प्लेन यानी कि 2D मोशन के बारे में आता है, जो 2 टाइप्स की होती हैं बेटा, जिसमें पहला जो टाइप होता है बेटा वो सर्कुलर मोशन का रहता है। सर्कुलर मोशन एक 2D मोशन का एग्जाम्पल होता है। सेकंड जो एग्जाम्पल होता है प्यारे बच्चों वो प्रोजेक्टाइल मोशन का रहता है, जब हम पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंक देते हैं तो जो पाथ होता है वो पैराबोलिक, इस टाइप की क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते रहते हैं, और बहुत डिटेल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी रहता है। क्लियर? अभी मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल और केवल सिलेबस की एनालिसिस कर रहा हूं। काफ़ी सारी हमारी आगे वीडियोस आती रहेंगी कुछ इसी तरीके से। जिस बच्चे का सपना है एएमयू इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की मदद से एएमयू से बीटेक करने का और बहुत कम फीस में, उसका वो सपना साकार हो सकता है। जब तक कि हमारे पास में एक सटीक रणनीति नहीं होगी, हम अपने एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। एक अच्छी कॉलेज में जो जाने का सपना रहता है, जो कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू है, जिसमें जाने का हर बच्चे का सपना रहता है। क्लियर? तो वो चीज़ भी हमारी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमारे को एक स्ट्रेटजी, सिलेबस की पता होनी चाहिए। इसलिए जो मैं अपनी एनालिसिस पहले लेकर आ रहा हूँ वो पूरी की पूरी सिलेबस की लेकर आऊँगा। 1 बाय 1 मैं आपके संग पूरी की पूरी बातें डिस्कस करता चलूँगा कि कैसे हम अपने आप को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे पास में एएमयू 11th एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए, बट
अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका सपना तो एएमयू में जाने का था लेकिन वो अभी पूरा नहीं होगा, तो 11th और 12th के सिलेबस के साथ साथ भी पूरा हो सकता है, तो उसके लिए उसको बहुत अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, राइट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही एनालिसिस की जाती है ना, और हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को वर्क एनर्जी एंड पावर में एनालिसिस किया जाता है, राइट। अब बात आती है हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन के नियमों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम इनर्शिया के बारे में, फिर न्यूटन का पहला नियम होता है, फिर मोमेंटम की बात आती है, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाता है हमारे पास में। क्लियर, उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है, साथ साथ इंपल्स की भी एनालिसिस होती है जिसे हम आवेग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में कई सारे यदि कंकरेंट फोर्सेज होते हैं तो उनकी इक्विलिब्रियम की एनालिसिस करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज के बारे में। फिर हमारे पास में फ्रिक्शन चैप्टर आ जाता है, जो इसी का पार्ट होता है, फोर्स का ही एक टाइप होता है फ्रिक्शन फोर्स, और उस फ्रिक्शन फोर्स में बेटा हम सारे फ्रिक्शनों के टाइप की एनालिसिस करते हैं और लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी बात करते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम फ्रिक्शन के लाभ और हानियाँ यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं उस पर भी क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं, और उस पर कुछ ऐसे एग्जाम्पलों की भी एनालिसिस करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद में डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, देन उसके बाद में सेंटीपिटल फोर्स आएगा, सेंटीपिटल फोर्स से रिलेटेड एप्लीकेशन आएंगे। फिर उसके बाद में कुछ और कंसेप्ट और आते हैं सर्कुलर मोशन के, जैसे व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड आता है, व्हीकल ऑन बैंक रोड आता है। क्लियर, इसमें फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन दोनों के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं, एएमयू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता रहा है और पूछेगा भी आगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें हम वर्क की एनालिसिस करते हैं। वर्क जो होता है दो फोर्सेस के कारण होता है, एक तो कांस्टेंट फोर्स होता है, एक वेरिएबल फोर्स होता है। दोनों फोर्सेस के कारण हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, वर्क की कैलकुलेशन करते हैं। देन उसके बाद में बेटा हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम यहाँ पर फिर वर्क डब्ल्यू थ्योरम मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम की एनालिसिस, देन हम उसके बाद में पावर के बारे में बात करते हैं। क्लियर, इसके बाद में हम पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इस पर बेस्ड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में इसमें एक टॉपिक और आता है कोलिजन का बेस, जिसमें इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होती हैं, दो मोशन दो डायमेंशन में, एक 1 डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में होती है, उन सभी की एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, जिसे रोटेशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। ये दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, एक सेंटर ऑफ मास की एनालिसिस करते हैं, देन सेकंड हम करते हैं यहाँ पर रोटेशनल मोशन की एनालिसिस, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं। फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में भी एक आता है मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, टॉर्क कितना होगा, इन सभी की बातें हम यहाँ पर करते हैं। क्लियर, इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर हम जैसे वेक्टर पढ़ते हैं ना, वेक्टर को वैसे तो हम जब पढ़ाते हैं अपनी तो हम पूरा वेक्टर एक बार में पढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिलेबस एनालिसिस कर रहा हूँ तो स्प्लिट कर करके वेक्टर बताया गया है। जैसे पिछले काइनेमेटिक्स में हमने बात करी थी कुछ वेक्टर था, यहाँ भी वेक्टर का मल्टीप्लाई जो हम बोलते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो यहाँ पर पढ़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी ऑल्सो। क्लियर, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम बोल देते हैं क्या, टॉर्क कह देते हैं। इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, और उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसकी बात करते हैं। उसके साथ साथ हम एग्जांपल्स की भी बात करते हैं, राइट। इसके बाद में रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन करते हैं लीनियर और रोटेशनल मोशन के साथ साथ, सही है। उसके बाद में इनर्शिया की बात करते हैं पिछले चैप्टर में, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और करते हैं हम क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम 2 थ्योरम्स पढ़ते हैं, जिसमें पहली थ्योरम जो होती है हमारे पास में वो होती है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, और दूसरी थ्योरम होती है हमारे पास में वो होती है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स की एनालिसिस करते हैं। फिर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ब्लॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को बिना फिसले हुए मोशन की स्टडी करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इन सब की एनालिसिस हमारी इसमें रहती है। ओके, अब आते हैं हम किस पर बेटा,
ग्रेविटेशन पर आते हैं। ग्रेविटेशन में हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की बात करते हैं। इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में कर पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्योर ग्रेविटेशन की बात, जिसमें हम केपलर साइंटिस्ट का जो प्लेनेटरी मोशन है या प्लेनेटरी लॉज हैं उनकी बात करते हैं। उसके बाद में न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ की बात करते हैं। फिर ग्रेविटी और उसके वेरिएशंस की बात करते हैं कि ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस से ऊपर, अर्थ की सरफेस से नीचे और अर्थ के रोटेशन की वजह से भी हम बात करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ पर यह भी बात करते हैं कि अर्थ की शेप की वजह से ग्रेविटेशन की वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर फिर सैटेलाइट की बात करने लग जाते हैं सेकंड पार्ट में। सैटेलाइट और उससे रिलेटेड पूरी एनालिसिस सैटेलाइट की, जिसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी और स्पीड, एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, साथ साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी के पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे हम यहाँ पर कि और हमारे पास सैटेलाइट जो होगा हमारे पास उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एंड सो ऑन टर्म्स होते हैं। और कुछ सैटेलाइट भी हैं, कुछ एग्जांपल होते हैं जैसे सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है हमारे पास में, पोलर सैटेलाइट होती है, इन सब की भी एनालिसिस यहाँ पर हम करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास में 3 सेक्शनों में हम इसे कर पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल की बात करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि इलास्टिक बिहेवियर मटेरियल का क्या होता है। उसके बाद में हुक्स लॉ पढ़ते हैं जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। उसी से हमारे पास 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज आती हैं, जिसमें पहला होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस एंड थर्ड वन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स की। किसकी? फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करते हैं, जिसमें प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम की बात करते हैं जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहता है। साथ साथ हम पास्कल लॉ उसके एप्लीकेशन की, जिसमें एप्लीकेशन में भी 2 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट काफी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड पर ग्रेविटी का क्या असर पड़ता है या फ्लूइड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। देन उसके बाद में हम विस्कोसिटी की बात करते हैं और इसी के साथ साथ हमारे पास में फ्लूइड डायनामिक्स भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम क्या बात करते हैं, स्टोक्स लॉ की बात करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, सीमांत वेग। उसके बाद में फ्लूइड का बहने का जो पैटर्न है उस पर एनालिसिस करते हैं, जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है। उसके बाद में हम बर्नौलीज थ्योरम की बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जिसमें हम सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट पर बेस्ड बातें करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडिया ऑफ द ड्रॉप्स की बात करते हैं, आइडिया टू ड्रॉप्स की बात करते हैं, बबल्स फॉर्मेशन की बात करते हैं, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज की बात करते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल का क्या करते हैं, हम टेम्परेचर की भी एनालिसिस करते हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं सॉलिड मटेरियल के, और चेंज ऑफ स्टेट जिसमें लेटेंट हीट की बात करते हैं। हीट ट्रांसफर भी इसी में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम हीट में भी पढ़ सकते हैं बट इसमें भी पढ़ सकते हैं, सही है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की स्टडी कर रहे हैं, राइट। और ये हीट का भी पार्ट हो सकते में भी पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, सही है, सेपरेट करके भी इसे, ओके। जिसमें हमारे पास में क्या क्या आ जाते हैं, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होता है। ये पूरा का पूरा हमारा एक सेपरेट होता है, बिल्कुल हम सेपरेट जब हम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सेपरेट पढ़ाते हैं उसे हीट को, ओके। इसके बाद में आती है बेटा हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम सबसे पहले हम इसके जो 3 लॉ हैं, पहला है हमारे पास में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा होता है हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा लॉ होता है हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन सब की बात करते हैं और इनके सारे के सारे एप्लीकेशन की बात करते हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम अपनी क्लासेस में रखते हैं। साथ साथ हमारे पास में यहाँ रिवर्सिबल और नॉन इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी बात करते हैं। साथ साथ 2 एप्लीकेशन की बात करते हैं सेकंड लॉ पर, एक हीट इंजन होता है और एक रेफ्रिजरेटर होता है, जो कि क्वेश्चन इससे बनते ही हैं मोस्टली, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं। क्या बिहेवियर है परफेक्ट गैस का, ये जानने की कोशिश करेंगे, और काइनेटिक थ्योरी क्या है, यानी कि केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसकी बात करते हैं, जिसमें हम स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस की बात करते हैं। परफेक्ट गैस मतलब आइडियल गैस, वही पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की बात करते हैं। वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग गैस, जब हम वर्क करेंगे किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, इसकी बात करेंगे। और फिर पोस्टुलेट की बात करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए क्या क्या अवधारणाएं
कल्पनाएं हमने की हुई हैं, पोस्टुलेट्स। उसके बाद में हम कंसेप्ट ऑफ प्रेशर को समझेंगे, और उसके बाद में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, जिससे हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। उसके बाद में डिफरेंट स्पीड होती हैं जो कि मैक्सवेल साइंटिस्ट ने बताई होती हैं, जिसमें आरएमएस स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, इनकी बात करते हैं बेटा। ओके, इसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। केवल और केवल इस पर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, बट डिटेल एनालिसिस लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे को और भी एग्जाम देने होते हैं साथ साथ। ओके, इसके बाद में हम एप्लीकेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, जिसमें हम सीपी और सीवी के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद में मीन फ्री पाथ के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद में बात करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव के बारे में। ऑसिलेशन एंड वेव जो होगा हमारे पास में, जिसमें पीरियोडिक मोशन पीरियड होगा, पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई सारी बातें करेंगे, जिसमें पीरियड है, फ्रिक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट है, सही है। इसके बाद में एसएचएम जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये दो टाइप की होती है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे फोर्स कांस्टेंट की, और एसएचएम से रिलेटेड पार्टिकल की, यानी कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करेंगे। और एसएचएम करते हुए एक हमारे पास में एक्सपेरिमेंट भी होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम बोलते हैं बेटा। ओके, उसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं, राइट। इसके बाद में हमारा आता है एनालिसिस वेव मोशन की। वेव मोशन में हम क्या बात करते हैं, वेव मोशन काफी बड़ा रहता है बेटा, मैं आपको बता दूं, जिसमें हम एक एक करके एनालिसिस करते रहते हैं। पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव की करते हैं, देन उसके बाद में हम स्पीड ऑफ वेव मोशन है जो न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, क्लियर। और वेव इक्वेशंस भी आएंगी यहाँ पर, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर, क्लियर। और वेव के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है हमारे पास में, है ना, और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, सही है, ऑप्टिक्स में भी पढ़ लेते हैं, क्लियर, और लाइट वेव के फॉर्म में। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में, या स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। और उसके बाद में आता है हमारे पास में ऑर्गन पाइप, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर हमारे पास एक अलग टॉपिक आता है ऑर्गन पाइप के बाद में हमारे हार्मोनिक्स आते हैं, हार्मोनिक्स, क्लियर। फिर देन हमारा एक सेपरेट फिर आता है टॉपिक जिसे हम बीट्स बोलते हैं, विस्पंद, और उसके बाद में आता है डॉपलर इफेक्ट, क्लियर। ये साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट होता है तो हम यहाँ पढ़ते हैं, और लाइट वेव में यदि डॉपलर इफेक्ट होगा तो हम उसे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, राइट। ये बात आएगी हमारी, ओके, जो क्लास 12th का पार्ट है, राइट। इसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th के सिलेबस की। क्लास 11 का सिलेबस मैंने आपके संग पूरा डिस्कस कर लिया है। अब क्लास 12th के सिलेबस में जब हम देखें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। फिर हम कुलाम्स लॉ की बात करते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, और मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो रिजल्टिंग फोर्स होता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उस पर बेस हम बात करते हैं एक थ्योरम जिसे बोलते हैं गॉस थ्योरम की बात करते हैं, क्लियर, और उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। साथ साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से बात करते हैं। देन उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनका एनालिसिस करते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से, क्लियर, जबकि पार्टिकल हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, माफी चाहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, गॉस थ्योरम, मैंने आपको बता ही दिया बेटा, गॉस थ्योरम की बात करेंगे। और साथ साथ हम एक और बात करेंगे, इसमें क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी गॉस थ्योरम में हमारे को। साथ साथ हम क्या बात करेंगे कि इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्जेस इनफाइनाइट प्लेन शीट्स की बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लंबाई का एक वायर हो जाएगा, उसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर देंगे। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट होगी हमारे पास में, उसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। साथ साथ हम स्फेरिकल शेल के बाहर और अंदर भी कैलकुलेशन करते हैं। स्फेरिकल शेल हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों होती है, उन दोनों केसेस में हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर हमारे पास इसका पार्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फिर डाइपोल आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है, और साथ साथ हमारे पास यहाँ जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करेंगे, राइट। इसके बाद में
यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक हमारा बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, जिसमें हम कैपेसिटर की बात करेंगे, जिसमें हम कंडक्टर इंसुलेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद में दो चार्जेस हैं, ये अलग है हमारे पास में, फ्री चार्ज और बाउंड चार्जेस है, ये हमारा और सिलेबस में नहीं है बट इसमें रखा हुआ है। क्लियर, बाउंड चार्ज इनसाइड इस कंडक्टर बात करेंगे। फिर डाई इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और सिलेबसों में नहीं है बट इसमें है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल के केस में बात करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा हमारे पास में। क्लियर, और साथ साथ स्फेरिकल कैपेसिटर को भी हम पढ़ा देते हैं। क्लियर, इस टाइप की सारी एनालिसिस हम इसमें करते हैं। कैपेसिटेंस सब मैं सारी बातें बोलता चल रहा हूँ इसीलिए, और आपके सामने सब ये है, सबके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर, इसके बाद में आता है हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। उसके बाद में हमारे पास में कंडक्टर की एनालिसिस होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर हम। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। देखो कार्बन रेसिस्टर कलर कोड, सही है, कार्बन रेसिस्टर कलर कोड हमारे और सिलेबसेस में नहीं है बट यहाँ पर अब भी अवेलेबल है, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टेंस की बात करेंगे, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्लियर, सेल की एनालिसिस करेंगे हम, सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल की बात करेंगे। क्लियर, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, सही है। और इसके साथ साथ हम सिंपल एप्लीकेशन सीखेंगे, किस किस के, व्हीटस्टोन ब्रिज के और मीटर ब्रिज के, राइट। इसके बाद में हम पोटेंशियोमीटर हमारे और सिलेबसेस में नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं रहा अब ये, बट इसकी स्टडी करनी पड़ रही है हमारे को। प्रिंसिपल है, इसकी एप्लीकेशन है, मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं इसकी मदद से, और साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब हमारा इसका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फिर बायो-सेवर्ट लॉ होगा और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं, उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखो यहाँ पर टॉरॉइड भी आ गया, सही है, टॉरॉइडल सोलेनॉइड भी आ गया, सही है। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा हमारे को, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन देखो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन यहाँ अब भी अवेलेबल है, सही है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन दो पैरेलल हमारे को करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखे होंगे, उनके बीच में फोर्स की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की बात करेंगे, टॉर्क की भी बात करेंगे, सर्कुलर लूप पर कितना लगता है जब उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एमसीजी की बात करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, इट्स करंट एंड सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्टमीटर की बात करेंगे, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशन की भी बात करेंगे यहाँ पर, राइट। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे अलोंग एक्सियल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, वही एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और टॉर्क कितना लगेगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल पर, मतलब बार मैग्नेट पर, जब हम उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड कैसे काम करता है। और देखो ये सिलेबस में नहीं है हमारा लेकिन इसे पढ़ना पड़ेगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, पैरा मैग्नेटिक एलिमेंट, डाई मैग्नेटिक एलिमेंट, फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात करेंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे। क्लियर, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे हमारे पास में, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को फैक्टर कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं, पैरा परमानेंट मैग्नेट और हमारे पास में टेम्पररी मैग्नेट में डिफरेंस की भी एनालिसिस में करते हैं हम लोग, सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे ईएमआई की बात करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें हमारे को फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ना है, करंट पढ़ना है इंड्यूस, ओके, लेंज का लॉ पढ़ना है, एडीज करंट पढ़ना है और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की यदि हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज पढ़ते हैं, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस पढ़ते हैं। अब देखो एससी ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है बट हमारे को ये भी पढ़ना पड़ेगा, और सर्किट, सभी तरीके के सर्किट पढ़ने होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ने होंगे, एलसीआर सर्किट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे एसी जनरेटर की बात करेंगे और ट्रांसफार्मर की भी बात करेंगे, राइट, यहाँ पर। फिर इसके बाद में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इस बार 4 क्वेश्चन आए थे एमयूबी टेक में, सोचो
इस छोटे से टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, राइट। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद में गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इन सभी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, उनके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। क्लियर, यानी कि हम यहाँ पर सबसे पहले मिरर पढ़ते हैं, मिरर में हमारे पास में प्लेन मिरर पढ़ते हैं, फिर हमारे पास में कर्व्ड मिरर पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, फिर उस पर एप्लीकेशन की एनालिसिस करते हैं, साथ साथ कुछ और फिनोमेना की भी स्टडी करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, स्फेरिकल सरफेस की वजह से क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसकी एनालिसिस। देन हम लेंस मेकर फार्मूला की बात करते हैं और फिर पतले लेंस की एनालिसिस करते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू दी प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से प्रिज्म से रिफ्रैक्शन वगैरह होने लग जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों की एनालिसिस करते हैं और उनकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। सही है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अपनी वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या होता है, देखो हाइगेन प्रिंसिपल हमें पढ़ना होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस पढ़ना होगा यूजिंग वेव फ्रंट। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग, यानी कि प्रूफ की भी एनालिसिस करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं वेव फ्रंट के। क्लियर। फिर इसके बाद में इंटरफेरेंस पढ़ना होता है हमारे को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, देखो हम यहाँ डिफ्रैक्शन जो पढ़ेंगे तो सिंगल स्लिट की वजह से पढ़ेंगे, एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम के मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे क्या, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम की कितनी विड्थ होगी। फिर उसके बाद में रिजॉल्विंग पावर पढ़नी पड़ती है माइक्रोस्कोप की, और एस्ट्रोनॉमिकल पावर भी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की भी रिजॉल्विंग पावर पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में हमें पोलराइजेशन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, प्लेन पोलराइज लाइट पढ़नी पड़ेगी, और एक लॉ होता है बेटा जिसे ब्रूस्टर लॉज कहते हैं, इसको भी पढ़ना पड़ता है, n बराबर 10 IP होता है। अभी हम आपको सब समझाएंगे। इसमें देखो पोलराइज लाइट के बारे में, पोलराइड्स दोनों के बारे में क्वेश्चन आया भी हुआ है। सही है, ये पढ़ना पड़ता है। फिर आपके पास में ये बहुत सारे सिंपल टॉपिक हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, हर्ट्स एंड रेनॉल्ड्स ऑब्जर्वेशन की बात करनी पड़ती है, सिलेबस में ये भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन की भी बात आपको करनी पड़ेगी। सही है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करनी पड़ेगी आपको। सही है। मैटर वेव है ना, मैटर वेव में हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल बात करेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ेंगे, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। मेरे पेपर में इससे क्वेश्चन आया था, सोचो, मुझे याद है आज भी। सही है। इसके बाद में आता है एटम एंड न्यूक्ली की बात करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्लियर, वो बात करेंगे। फिर बोर का एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिए थे। फिर रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, अल्फा रे, बीटा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज उनकी क्या है वो बात करेंगे। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर इसमें न्यूक्लियस की स्टडी के साथ साथ मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर आएगा, न्यूक्लियर फिशन आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। ओके, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। सही है। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग आता है, डायोड एज अ रेक्टिफायर आएगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी आएगा। ये सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर। तो ये सारा का सारा हमारा क्या रहता है बेटा, सिलेबस रहता है। ओके, जिसमें हम पूरी की पूरी फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, अपनी प्रिपरेशन, अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमारे प्यारे दोस्तों का जिनका एएमयू में जाने का सपना है, जैसे आपको पता ही है कि मेरी भी इंजीनियरिंग एएमयू से ही हुआ है। सही है। तो जितने भी बच्चों का इंजीनियरिंग करने का सपना है एएमयू से बहुत कम फीस में, तो वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं सीवी सर के साथ में, कटारा एकेडमी के साथ में, जिससे वो अपने सपनों को उड़ान भी देंगे और एक अच्छी बेहतर तैयारी, एक अच्छी रणनीति के साथ में वो अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूरा का पूरा लिखिएगा। सही है, जिससे हम अगली वीडियो में
उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करना। यदि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। 8279996714 पर आप अपनी कोई भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है या फिर आपको मिलना है तो आप अलीगढ़, यदि अलीगढ़ से दूर रहते हैं तो आप अलीगढ़ आएँ तो कटारा एकेडमी बहुत फेमस है हमारी। आप आएंगे अलीगढ़ में तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगी और हमसे आप मीट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन है, आप यहाँ पर आकर भी हमसे मिल सकते हैं। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगा। सभी प्यारे बच्चे अपना बहुत ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।